हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सिविल प्रोसीजर कोड के वीडियो सेशंस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में, यानी कि कोई भी मुकदमा कौन सी कोर्ट में फाइल किया जाना चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। प्लेस ऑफ सुइंग का पार्ट नंबर 1 वीडियो नंबर 7 में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। उस वीडियो सेशन में हमने सेक्शन नंबर 15 को डिटेल में डिस्कस किया। आज के वीडियो सेशन में हम सेक्शन नंबर 16, सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 18, 19, 20 एंड 21 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं प्लेस ऑफ सुइंग। सेक्शन नंबर 16 ये कहता है दैट सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द सब्जेक्ट मैटर सिचुएट, मीनिंग देयर बाय जितने भी सूट्स हैं उनको वहां पर इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए जहां पर कोई सब्जेक्ट मैटर सिचुएट करता है। And what is a subject matter? Subject matter may be a movable property as well as immovable property. अब अगर मैं immovable property के बारे में बात करूं और मैं सेक्शन नंबर 16 में दिए हुए कंटेंट को गो थ्रू करूं, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को वहां पर दिए हुए कंटेंट को गो थ्रू करने में या अदरवाइज उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही इजी मॉड अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन नंबर 16 को देखें, वहां पर 2 डिफरेंट चीजें मेंशन की गई हैं, एक मूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूं। जितने भी डिस्प्यूट्स इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अराइज हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक डिस्प्यूट रिकवरी के बारे में हो सकता है, उसकी पार्टीशन के बारे में हो सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को फोरक्लोज करने के बारे में, उसको सेल करने के बारे में, या उसके रिडेम्पशन के बारे में, या उसके रिस्पेक्ट में जो भी मॉर्गेजेस हैं, या मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में जितने भी चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं उसके रिस्पेक्ट में। या ऐसा मान लीजिए कि किसी पर्सन का इमूवेबल प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, उसके कॉन्टेक्स्ट में कोई भी डिस्प्यूट है, तो ये सारी बातें इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अगर इनसे संबंधित या इनसे रिलेटेड, जैसे कि रिकवरी से रिलेटेड, पार्टीशन से रिलेटेड, फोरक्लोज से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड जितने भी डिस्प्यूट्स हैं वो सेक्शन नंबर 16 से गवर्न होंगे। मीनिंग देयर बाय ये जितने भी डिस्प्यूट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया है, इनके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कोई भी सूट लाना चाहते हैं तो उसको वहां पर लेकर आएंगे जहां पर ये इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, यानी कि जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पर वो सिचुएटेड है, उसी पर्टिकुलर कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में सब्जेक्ट टू द पैकेनरी एंड अदर लिमिट्स, वहां पर उस सूट को फाइल करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। तो अभी तक जितनी पोर्शन मैंने बात किया ये सब मैंने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में बात की थी, लेकिन सेक्शन नंबर 16 में तो उन्होंने मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में भी बात किया है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में अगर कोई डिस्प्यूट उसकी अटैचमेंट को लेकर है, उसकी रिकवरी को लेकर है, वो भी सेक्शन नंबर 16 में गवर्न होगा और वो वहां पर सूट को वहां पर लेकर आया जाएगा जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेट करती है, जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है। अब ये सेक्शन नंबर 16 में जो भी प्रोविजन दिया हुआ है, क्या ये एब्सोल्यूट प्रोविजन है या ये कंडीशनल है, यानी कि हमें कुछ और कंडीशंस को भी देखना होगा। सेक्शन नंबर 16 में एक प्रोविजियो दिया हुआ है और वो ये कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी ऐसा कंपनसेशन जो कि किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में प्लेंटिफ क्लेम करता है और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिफेंडेंट खुद से हेल्ड कर रहा है, उसके पास है, या उसके बिहाफ पर कोई और पर्सन हेल्ड कर रहा है, और इस कंपनसेशन का जो रिलीफ है उसको एंटायरली उसकी पर्सनल ओबीडियंस से ही सर्व अपॉन किया जा सकता है। यानी कि जो भी आप रिलीफ ले रहे हैं, इट कैन ओनली बी सेटिस्फाइड आउट ऑफ द पर्सनल ओबीडियंस फ्रॉम द डिफेंडेंट। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास 2 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, या तो जहां पर वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट करती है जो कि डिफेंडेंट के पास है, आप वहां पर मुकदमा लेकर आ जाइए, या फिर दूसरा तरीका यह है कि जहां पर वो डिफेंडेंट रहता है, जहां पर वो रिजाइड करता है वॉलंटरीली, जहां पर वो बिजनेस करता है, या जहां पर वो गेन के लिए वर्क अपॉन करता है, तो ऐसी प्लेसेस पर भी सूट को फाइल किया जा सकता है। अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और आते हैं सेक्शन नंबर 17 पर।
सेक्शन नंबर 17 में उन्होंने ये स्पेशली कहा दैट अ सूट फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएट विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द डिफरेंट कोर्ट्स। यानी कि अब आप अगर मान लीजिए कोई भी ऐसी इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो डिफरेंट कोर्ट्स की टेरिटोरियल एरिया में सिचुएट करती है, तो अब आप कैसे उसमें फाइल करेंगे? ऐसे एज्यूम कीजिए एक प्रॉपर्टी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, उसका एक पोर्शन एक कोर्ट में आ रहा है और उसका दूसरा पोर्शन जो है दूसरी कोर्ट के टेरिटोरियल एरिया में आ रहा है। तो अब आप कोर्ट नंबर ए की कोर्ट में सूट को फाइल करेंगे या कोर्ट नंबर बी की कोर्ट में सूट फाइल करेंगे? तो लॉ ये कहता है, सेक्शन नंबर 17 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी एक से ज्यादा यानी कि डिफरेंट कोर्ट्स के टेरिटोरियल एरिया में आती है, उनके जुरिडिक्शन में आती है, तो आप दोनों में से किसी भी एक कोर्ट में ऐसे सूट को फाइल कर सकते हैं जहां पर उस प्रॉपर्टी का कोई भी पोर्शन सिचुएट करता हो। यानी कि मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, उसका कुछ पोर्शन ए में आ रहा है, कुछ बी में आ रहा है, तो अब आपके पास चॉइस है, आप चाहें तो ए पोर्शन वाली कोर्ट में फाइल कर सकते हैं और आप चाहें तो बी कोर्ट में उसको फाइल कर सकते हैं। इट इज योर ऑन चॉइस। यू गॉट माय पॉइंट? सो दिस इज व्हाट सेक्शन नंबर 17 इज सेइंग। अब आते हैं सेक्शन नंबर 18 पर, और सेक्शन नंबर 18 ये कहता है दैट प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट वेयर लोकल लिमिट ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स आर अनसर्टेन। यानी कि जहां पर इस बात का सर्टेनिटी नहीं है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक से ज्यादा कोर्ट्स हैं तो उनमें से कौन सी कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ये बात सर्टेन नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों में से या अगर एक से ज्यादा हैं उनमें से कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्ट अगर इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाती है कि इस सर्टेनिटी का सर्टेन ग्राउंड है, सर्टेन बेस है, कि ये नहीं मालूम चल रहा कि कौन से कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में ये प्रॉपर्टी सिचुएटेड है, कौन से टेरिटोरियल एरिया में ये प्रॉपर्टी आती है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी, मेंशन करेगी और उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकती है, जैसे कि वो प्रॉपर्टी उन्हीं के टेरिटोरियल एरिया में सिचुएट करती हो। यू गॉट माय पॉइंट? लेकिन ऐसा करने के समय पर कोर्ट को यह भी चेक करना पड़ेगा कि कोर्ट के पास उस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने का पैक्यूनरी और अदरवाइज जुरिडिक्शन है या नहीं। अभी सबसेक्शन नंबर 1 में हम लोगों ने यह स्टडी किया कि कोर्ट इस अनसर्टेनिटी के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगी। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट वुड हैपन अगर कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया? और मान लीजिए कोर्ट ने ऐसा कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया और जो एग्रीड पार्टी है वो अपना ऑब्जेक्शन अपीलेट या रिविजनल कोर्ट के सामने लेकर आती है और ये कहती है कि जो डिक्री पास की गई है, ये जो ऑर्डर पास किया गया है, ये प्रॉपर नहीं है, क्योंकि जिस कोर्ट ने इसको पास किया है उसके पास तो इस मैटर को डिस्पोज ऑफ करने का जुरिडिक्शन ही नहीं था। तो अपीलेट कोर्ट्स या रिविजनल कोर्ट्स जिनके सामने अब ये अपील या रिवीजन फाइल किया गया है, वो ऐसे किसी ऑब्जेक्शन को अंडरटेक नहीं करेंगे, ऐसे किसी ऑब्जेक्शन को अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अपीलेट कोर्ट या रिविजनल कोर्ट इसे ऑब्जेक्शंस को, इस तरह के ऑब्जेक्शन को सिर्फ तभी अलाउ कर सकती हैं जब तक वो इस बात के लिए सेटिस्फाई ना हो जाएं कि अगर इस ऑब्जेक्शन को अगर अलाउ ना किया गया तो देयर विल बी अ फेलियर ऑफ जस्टिस, या कोर्ट इस बात के लिए सेटिस्फाई ना हो जाए अदरवाइज that no reasonable ground for uncertainty as to the court of having jurisdiction with respect thereto. नेक्स्ट स्टेज पर आता है सेक्शन नंबर 19। सेक्शन नंबर 19 ये कहता है that suit for compensation for wrong to a person or movables। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन को कोई रॉन्ग कॉज होता है या कि कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कोई रॉन्ग कॉज किया जाता है और प्लेंटिफ ऐसे रॉन्ग के कॉन्टेक्स्ट में कोई कॉम्पनसेशन लेकर आता है, तो इस कॉम्पनसेशन का जो सूट है ये कहां पर लोकेट होगा? सेक्शन नंबर 19 में इसी के बारे में बात की गई है। ये सेक्शन ये कहता है कि मान लीजिए कोई भी कॉम्पनसेशन के लिए कोई सूट लेकर आए हैं कि किसी पर्सन को कोई रॉन्ग कमिट हो गया है, किसी मूल प्रॉपर्टी को कोई रॉन्ग कमिट हो गया है, तो अगर रॉन्ग कमिट हुआ है एक कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में और जो डिफेंडेंट है वो किसी और टेरिटोरियल एरिया में रहता है, किसी और कोर्ट की टेरिटोरियल एरिया में रहता है, या कहीं और बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करता है, या कहीं और पर्सनली गेन के लिए वर्क अपॉन करता है,
तो ऐसे सिचुएशन में प्लेंटिफ के पास ऑप्शन है कि वो दोनों में से किसी भी जगह पर उस सूट को फाइल कर सकता है। जहां पर वो रॉन्ग कमिट किया गया वहां पर भी मुकदमा ला सकता है, और जहां पर वो डिफेंडेंट रिजाइड करता है, जहां पर वो पर्सनली वर्क करता है गेन के लिए, या जहां पर वो बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करता है, ऐसे किसी भी प्लेसेस पर सूट फाइल किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 19 को समझने के लिए सेक्शन नंबर 19 में ही दिए हुए एक इलस्ट्रेशन का हेल्प लेते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि सपोज कोई पर्सन है ए और वो दिल्ली में रिजाइड करता है और वो एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट कलकत्ता में पब्लिश कर देता है। यू गॉट माय पॉइंट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो ऐसे सिचुएशन में डिफेंडेंट तो रह रहा है दिल्ली में, लेकिन जो रॉन्ग कॉज हो रहा है पर्सन को वो हो रहा है कलकत्ता में। तो प्लेंटिफ के पास अब ऑप्शन है कि चाहे वो दिल्ली में सूट लेकर आ जाए और चाहे वो कलकत्ता में सूट लेकर आ जाए, ये उसका चॉइस है, और यही सेक्शन नंबर 19 कहता है। यू गॉट माय पॉइंट। नाउ लेट अस कम ऑन टू सेक्शन नंबर 20। सेक्शन नंबर 20 की जो नेचर है वो रेजिडोरी नेचर है, यानी कि वो सारे मामले जो सेक्शन नंबर 15, 16, 17, 18, 19 में नहीं आ रहे हैं वो सेक्शन नंबर 20 में फॉल करेंगे। अब आप ये सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रेजिडोरी है, ये कहां पर लिखा है? अगर आप सेक्शन नंबर 20 के ओपनिंग वर्ड्स को देखेंगे, उन्होंने कहा है अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड। अदर सूट्स यानी कि वो सारे सूट्स जो कि ऊपर मेंशन नहीं किए हैं, जो ऊपर इंक्लूड नहीं होते हैं, वो सारे सूट्स सेक्शन नंबर 20 में इंक्लूड होंगे। और ये कौन से सूट्स होंगे? ये कहते हैं अदर सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द डिफेंडेंट रिजाइड्स और कॉज ऑफ एक्शन अराइजेस। यानी कि 15 से लेकर 19 तक जो भी सूट्स दिए हुए हैं, इनको छोड़कर बाकी जितने भी मैटर होते हैं उनको वहां पर इंस्टीट्यूट किया जाता है जहां पर डिफेंडेंट रिजाइड करता है या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सेक्शन नंबर 20 को एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं एक इलस्ट्रेशन का हेल्प ले रहा हूं, जो कि इलस्ट्रेशन नंबर बी है। ये इलस्ट्रेशन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे इस इलस्ट्रेशन को काफी बार प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में डिफरेंट एग्जामिनेशंस में पूछा गया है, और ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए इसी इलस्ट्रेशन को देखते हैं, इसी से समझते हैं कि सेक्शन नंबर 20 क्या कहता है। इस इलस्ट्रेशन में उन्होंने कहा कि ए रिजाइड्स एट शिमला, बी एट कलकत्ता एंड सी एट दिल्ली। यानी कि यहां पर 3 लोग हैं, ए, बी एंड सी, और ये तीनों लोग अलग अलग शहरों में रहते हैं। ए शिमला में रहता है, बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है। अब ये तीनों लोग ए, बी एंड सी एक समय पर बनारस में एक साथ इकट्ठे होते हैं और बी और सी मिलकर एक जॉइंट प्रोमिसरी नोट बनाते हैं और वो उस प्रोमिसरी नोट को ए को डिलीवर कर देते हैं। अब चूंकि प्रोमिसरी नोट ए को दिया गया है तो ए उस प्रोमिसरी नोट के बेसिस पर अपना क्लेम ले सकता है। तो व्हाट ए कैन डू, ए में सू बी एंड सी एट बनारस, यानी कि जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, जहां पर प्रोमिसरी नोट को बनाया गया, वेयर द कॉज ऑफ एक्शन अरोज। ही में ऑल्सो स्यू देम एट कैलकाटा वेयर द बी रिजाइड्स और एट दिल्ली वेयर द सी रिजाइड्स। तो बेसिकली वही ऑप्शन जो मैंने आपको बताया कि अब प्लेंटिफ के पास चॉइस है, जहां पर ये डिफेंडेंट रहते हैं वहां पर भी मुकदमा ला सकता है, और जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है इन दोनों में से किसी एक प्लेस पर भी वो मुकदमा ला सकता है। लेकिन मान लीजिए ये मुकदमा किसी ऐसे प्लेस पर लेकर आया जाता है और वहां पर जो नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट होता है वो उस पॉइंट को ऑब्जेक्ट करता है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको यानी प्लेंटिफ को कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी और तब उस पर्टिकुलर एरिया में या उस पर्टिकुलर टेरिटोरियल एरिया में आपको सूट फाइल करना पड़ेगा जहां पर दूसरा डिफेंडेंट नहीं रहता है। हमारे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में क्या हो रहा है, हमारे इस एग्जांपल में बी कलकत्ता में रहता है और सी दिल्ली में रहता है, और मान लीजिए ए सूट जो है वो कलकत्ता में फाइल करता है, तो सी जो कि दिल्ली में रहता है वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि सर मैं तो नहीं आ सकता, वो कलकत्ता में मेरे लिए पॉसिबल नहीं है।
तो ऐसे सिचुएशन में क्योंकि सी को प्रॉब्लम हो सकती है और वो ये शायद इस बात को अलाउ ना करे कि इस सूट को यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकता और वो अपनी ऑब्जेक्शन फाइल करेगा, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट डिसाइड करेगी, यानी कि प्लेंटिफ को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि वो अगर वो कोई डिफेंडेंट ऑब्जेक्ट करता है तो कोर्ट की परमिशन से ही ऐसे सूट को कलकत्ता में या अदरवाइज कोई और नॉन रेजिडेंट डिफेंडेंट की प्लेस पर अगर नहीं फाइल किया जा रहा है तो कोर्ट की परमिशन से ही फाइल किया जाएगा। तो अभी तक भी जितना हमने पढ़ा, जितना भी मैंने आपको एक्सप्लोर किया, जितना भी मैंने आपको समझाया, मैंने ये समझाया कि बेसिकली कोई भी पर्सन अगर कोई सूट को इंस्टीट्यूट करना चाहता है तो वो कौन सी कोर्ट्स में और कौन सी प्लेसेस पे ला सकता है, लेकिन इन जुरिडिक्शनल इश्यूज के रिस्पेक्ट में किसी पर्सन को कोई ऑब्जेक्शन भी हो सकती है। हो सकता है कोई पर्सन इस बात को ऑब्जेक्ट करना चाहता हो, डिफेंडेंट इस बात को ऑब्जेक्ट करना चाहता हो, तो इस ऑब्जेक्शन का प्रोविजन सेक्शन नंबर 21 में सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। और अब हम सेक्शन नंबर 21 को देखेंगे, यानी कि जुरिडिक्शन के कॉन्टेक्स्ट में जो भी ऑब्जेक्शंस हैं उसके बारे में सीपीसी में क्या प्रोविजन दिया हुआ है। यू गॉट माय पॉइंट। अब अगर आप सेक्शन नंबर 21 को बहुत ही क्लोज स्क्रूटिनी से चेक करेंगे तो वहां पर आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहला, प्लेस ऑफ सुइंग, दूसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट और तीसरा कॉम्पिटेंसी ऑफ द एग्जीक्यूटिंग कोर्ट। सेक्शन नंबर 21 का सबसेक्शन नंबर 1 प्लेस ऑफ सुइंग के कॉन्टेक्स्ट में जो ऑब्जेक्शंस होते हैं उनके बारे में बात करता है। अभी मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए ना, उनमें से जो पहला पॉइंट है वो प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में है, जिसके बारे में प्रोविजन सबसेक्शन नंबर 1 में मेंशन किया है। तो सबसेक्शन नंबर 1 ये कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन कोई पार्टी प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में लेना चाहती है तो कोई भी अपीलेट या रिविजनल कोर्ट उनको ऐसे ऑब्जेक्शंस को तब तक के लिए अलाउ नहीं करेगी जब तक कि ये ऑब्जेक्शन उस पर्सन ने अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी में ना लिया हो, और जहां पर कोई फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हुए हैं या सेटल किए गए हैं तो वहां पर जिस समय पर वो सेटलमेंट किया गया था या फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज से पहले ही ऐसे ऑब्जेक्शंस को रेज किया जाना चाहिए। और या फिर अदरवाइज कोर्ट ये समझती है कि अगर इस ऑब्जेक्शंस को अलाउ ना किया गया तो देयर विल बी अ कॉन्सिक्वेंट फेलियर ऑफ द जस्टिस। यू गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट इज मेंशन्ड इन सबसेक्शन नंबर 1। अब सबसेक्शन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। सबसेक्शन नंबर 2 ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आप कोर्ट की किसी कॉम्पिटेंसी के बारे में लाना चाहते हैं, जहां पर आप ये कह रहे हैं कि ये कोर्ट तो कॉम्पिटेंट ही नहीं है, ये कोर्ट इस मामले को तय ही नहीं कर सकती थी, इसके पास जुरिडिक्शन ही नहीं था, तो ठीक है, अगर आप पेक्यूनरी लिमिट के बारे में या अदरवाइज कोई भी कॉम्पिटेंसी ऑफ द कोर्ट के बारे में ऑब्जेक्शन लाना चाहते हैं तो इसको भी आपको फर्स्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर लाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए कोई फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हैं या उसको इश्यूज को सेटल किया गया है तो वहां पर भी आपको ऐसे इश्यूज को सेटल होने से पहले या इश्यू सेटल होने पर आप ऐसे ऑब्जेक्शंस को लेकर आए, अदरवाइज रिविजनल या अपीलेट कोर्ट ऐसे किसी भी ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं करेगी, उनको अलाउ नहीं करेगी। और सबसेक्शन नंबर 3 में उन्होंने कहा कि जो भी ऑब्जेक्शन आप किसी कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के बारे में लाना चाहते हैं, माइंड इट, मैं यहां पर कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पर बात की है कॉम्पिटेंसी ऑफ एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, यानी कि जब डिक्री पास हो जाती है और कोर्ट किसी एग्जीक्यूशन के लिए दूसरी कोर्ट के पास भेजती है या वही कोर्ट अगर उसको एग्जीक्यूट कर रही है और उसकी कॉम्पिटेंसी को आप चैलेंज कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप कोई भी ऑब्जेक्शन लाना चाहते हैं तो वो भी आपको अर्लीस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटी पर लाना पड़ेगा, अदरवाइज रिविजनल या अपीलेट कोर्ट ऐसे ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं करेंगे। यू गॉट माय पॉइंट। सो दिस इज ऑल विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सुइंग। इस वीडियो सेशन में हमने ये स्टडी किया कि बेसिकली कौन कौन सी प्लेसेस हैं और कौन कौन सी कोर्ट्स हैं अलग अलग ग्राउंड्स पर जहां पर इस सूट्स को हम फाइल कर सकते हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी ऑब्जेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू जुरिडिक्शन वो कब और कैसे फाइल किया जा सकता है और कब ऐसे ऑब्जेक्शंस को कोर्ट अलाउ कर सकती है और कब उनको डिसअलाउ कर सकती है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये मेरा वीडियो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर और लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपका इनपुट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। धन्यवाद।